जय हिंद। प्रभात पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का अभिवादन है। बैताल पचीसी की हमने 2 कहानियों को सुन लिया था। आइए आज हम तीसरी कहानी को सुनते हैं। फिर वही घटना हुई। बैताल जैसे ही दूसरी कहानी के अंत में बैताल ने जो प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का उत्तर विक्रम ने दिया। बैताल पुनः चला गया और पेड़ पे जाके लटक गया। फिर विक्रम गए, पेड़ पे चढ़े, बैताल को उतारने के बाद से उन्हें फिर अपने कंधे पर लिया और चलना प्रारंभ किए। फिर बैताल ने वही बात कहा, हम और तुम एक साथ चल रहे हैं और इतनी लंबी दूरी है, तुम तो कुछ बोलोगे नहीं। चलो मैं ही तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, मैं ही तुमसे बोलता हूँ, कम से कम इतने बड़े रास्ते में हम बोर तो नहीं होंगे। फिर बैताल ने कहानी सुनाना शुरू की। बैताल कहा कि एक बहुत बड़ा राज्य था, उसके राजा बहुत अच्छे थे, जनता की देख रेख करते थे, सबसे पहले जनता का ध्यान रखते थे, अपने से पहले जनता के बारे में सोचा करते थे। वहां पे एक व्यापारी था जो बहुत धूर्त किस्म का था। उसके पास बहुत ज्यादा उसके ऊपर कर हो गए थे। कर को माफ कराने के लिए उसने एक तरकीब लगाया और उसमें उसने किया ये कि उन्होंने 2 नर्तकियां जो थी, जो पैसे के अभाव में डांस करती थी, उन नर्तकियों को खरीद के राजा के सामने पेश किया। राजा ने उनके नृत्य को देखा। राजा उनसे बहुत प्रभावित हुए कि इतने अच्छे नृत्य करने वाले कलाकार भी हमारे राज्य में हैं। वो तो धूर्त था। उसने कहा कि महाराज, मैं इनको बहुत दूर से लेकर आया हूँ और आपके सेवा में। राजा भी बहुत अच्छे राजा थे, साथ ही साथ योग्य थे, हर बात को, हर पॉइंट को पकड़ लेते थे। तब उन्हें ध्यान आया कि ओहो, इनके ऊपर बहुत ज्यादा कर हो गया है और हम प्रसन्न होकर अन्य राजाओं के भांति भोग विलास में आकर और इनका कर माफ कर दे, इसलिए हम इन नर्तकियों को दे रहे हैं। बस राजा जान गए और फिर बोला कि नहीं, व्यापारी को मना किया कि नहीं, आपका कर कोई माफ नहीं होगा। और फिर ये तो कलाकार हैं, कलाकार की इज्जत होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा, अपने मंत्री से कहा कि जितने दाम में इस व्यापारी ने नर्तकियों को खरीदा है, उतने दाम वाले जो कर है उस व्यापारी के माफ कर दिए जाए, बाकी उनसे सारा कर वसूल लिया जाए। उसके बाद से ये सारी घटना हो गई। उसके बाद से जो राजा थे वो कुंवारे थे। उसी उनके राज्य के एक बहुत बड़े धनी व्यापारी थे, उनकी एक मात्र कन्या थी। व्यापारी ने सोचा कि, और कन्या सुंदर भी थी, व्यापारी ने सोचा कि इतनी सुंदर कन्या है और फिर तो मेरी इकलौती बेटी भी है, उसका विवाह एक बड़े राजकुमार से होना चाहिए। उन्होंने ये प्रस्ताव लेकर उस राजा के पास गए। राजा ने कहा कि वो राजा के माता पिता नहीं थे। राजा ने कहा कि मैं कन्या को देखने जाऊं, और ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उन्होंने अपने राज्य के 2 वरिष्ठ मंत्रियों को, जो उनके पिता के समय से कार्य कर रहे थे और उनके लिए वो पिता तुल्य थे, उनको भेज दिया। मंत्री जो थे, 2 जो मंत्री थे उनके दरबार के, वो गए, कन्या को देखे। कन्या उन्हें बहुत अच्छी लगी, बहुत जची। उसके बाद से कन्या को देखने के बाद वो वापस आने लगे। तो वो व्यापारी जिसने कर के लिए नर्तकी को भेजा था, वो सामने आके उन दो व्यक्ति थे, जो 2 मंत्री थे जिनको राजा ने भेजा था कन्या देखने के लिए, उनको अपनी जाल में फंसाने लगा। कहने लगा कि जब मैं नर्तकी देखने गया था, तब उन्होंने कहा था कि राजा से पहले राज्य के बारे में आपको सोचना है, और यदि राजा का विवाह सुंदर कन्या से हो गया और कहीं उनके प्रेम फांस में फंस के राज्यकार भूल गए, तो इससे तो राज का हित होगा, और राजा का तो यही देश है कि राजा से पहले राज्य के बारे में सोचना है। वो दोनों मंत्री उस व्यापारी के बात से सहमत हो गए और फिर उन्हें राजा के सामने आकर कह दिया कि नहीं, वो कन्या आपके योग्य तो है ही नहीं। राजा भी आंख मूंद कर उन पे भरोसा करते थे। उन्होंने मान लिया, और उसके बाद से हुआ यूं कि वो जो व्यापारी की कन्या थी, उसका विवाह
जो राजा के सेनापति थे उनके साथ फिक्स हो गया। उनकी सगाई भी हो गई। सगाई होने के बाद सेनापति और जो व्यापारी की कन्या थी वो मिलने लगे। मिलने में एक दिन राजा अपने कार्य के लिए बाहर निकले हुए थे। उसी समय जो व्यापारी की पुत्री थी और सेनापति दोनों एक साथ मिले हुए थे। उन्होंने जो व्यापारी की कन्या थी उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं घोड़े चलाऊंगी। सेनापति ने घोड़े दे दिए। वो घोड़े चलाकर कुछ दूर तक गई, लेकिन वो घोड़े उसके बाद से उनको काबू में नहीं आने लगा। तब जो राजा थे वो रास्ते में उन्हें मिल गए, घोड़े को रोका। रोकने के बाद से कहा कि उनकी सुंदरता से बहुत प्रभावित हुई, चूंकि बहुत सुंदर थी। उन्होंने कहा कि इसके बदले हमें आप कुछ दे दीजिए। चूंकि राजा उनके प्रेम फांस में फंस गए थे तो बोले ठीक है, आपके पास मुस्कान है, हमें मुस्कान ही दे दीजिए। वो कन्या हंसी और घोड़े लेकर चली गई। उसके बाद से हुआ यूं कि राजा, सेनापति और अन्य 2 मंत्री जिसको उन्होंने जो उसी लड़की को देखने के लिए भेजा था, उनके सामने अपने विचार प्रकट किए कि पता की जाए कि वो लड़की कहाँ की है और उससे हमारा विवाह कराने का प्रबंध हो। वो दोनों मंत्री तो एक बार देख आए थे, इसलिए उन्होंने अपने साथ सेनापति को बुलाया और बताया कि ये घटना हुई थी, हमने ऐसे हुआ, हमने रिजेक्ट कर दिया, हमने शादी कटवा दी। तब सेनापति तो सुन के अचंभित रह गया कि आखिर जिस कन्या से मेरा सगाई हुआ उससे राजा शादी करना चाहते हैं। ये जानते ही सेनापति को लगा कि नहीं, वो राजा, अगर राजा को कन्या नहीं मिली तो राजा खुश नहीं रहेंगे। राजा खुश नहीं रहेंगे तो फिर हमारा राज्य उन्नति नहीं करेगा। और चूंकि राज्य राजा से ही चलता है, एक पल भी नहीं लगा और जाके उन्होंने उस कन्या के साथ अपनी सगाई तोड़ दी। सगाई तोड़ देने के बाद फिर से वो कन्या भी रोई, फिर मान गई शादी के लिए। फिर राजा और कन्या का शादी के दिन वो फिक्स हो गए और समारोह तैयार होने लगा। उसी में एक लिस्ट तैयार किया गया कि जो भी राज्य के अच्छे कार्य वाले लोग हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। वही दोनों मंत्री ने उस लिस्ट को तैयार किया था। उसमें सबसे ऊपर सेनापति का नाम था। राजा ने पूछा कि सेनापति का नाम क्यों? तब उन दोनों ने कहा कि सेनापति ने बहुत बड़ा त्याग किया है। अगर वो अपनी सगाई नहीं तोड़ते तो आज आपको वो कन्या नहीं मिलती जिससे आप शादी करना चाहते थे, आप विवाह करना चाहते थे। ये सुनते ही राजा को बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्हें लगा कि चूंकि वो प्रजा वत्सल्य थे, उन्हें लगा कि नहीं, वो सेनापति भी उनसे प्रेम करते हैं, वो और लड़की भी सेनापति से प्रेम करती है, ऐसे में वो मेरे साथ शादी करती है तो मैं भी खुश नहीं रहूंगा, सेनापति भी नहीं रहेगा, वो कन्या भी नहीं रहेगी और इससे हमारे राज्य पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। यही सब सोच के जो शादी का मंडप राजा ने स्वयं के लिए तैयार कराया था उसमें सेनापति और लड़की का विवाह कर दिया। ये तो बैताल ने कहानी सुना दी, रास्ता अभी थोड़ा और तय करना था। तब बैताल ने कहा राजा विक्रम से, तो बताओ विक्रम, इन दोनों के बीच में किसका बलिदान बड़ा? तुम तो एक राजा हो, मनुष्यों के चरित्र के बारे में बहुत अच्छे जानते हो, बताओ किसका त्याग बड़ा? और नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सर फूट जाएगा। विक्रम के दिमाग में उसका जवाब था। उन्होंने कहा इन दोनों के बीच में सेनापति का त्याग सबसे बड़ा। बैताल ने पूछा वो कैसे? तब विक्रम ने उत्तर दिया और कहा कि सोचिए, जिस कन्या को एक पल के लिए देखकर राजा इतने उसे प्रेम करने लगे, उसी कन्या को जो इतने दिनों से सेनापति मिलता था वो कितना ज्यादा उसे प्रेम करता होगा। और एक सिर्फ अपने राजा की खुशी के लिए उसका एक पल में त्याग करने से वो नहीं हिचकिचाया। इस तरह से उस सेनापति का बलिदान सबसे बड़ा। अब बैताल का उत्तर तो तुमने बहुत अच्छा दिया, लेकिन तुम बोल गए। अब मैं जाता हूँ। चूंकि कंडीशन था कि जैसे ही राजा विक्रम बोलेंगे बैताल चला जाएगा। इस कहानी से हमें, और हुआ भी यूं ही, बैताल फिर से जाकर वापस लटक गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने से पहले राज्य और राजा के बारे में सोचना चाहिए। जय हिंद।